हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा। अगर आप BA-MS, BHMS, BUMS या फिर BSMS में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं ना, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जितने कोर्सेस हैं ना, ये सभी आयुष के अंदर आते हैं। ठीक है, और आयुष की काउंसलिंग के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर आप इन कोर्सेज में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम देते हैं ना, एग्जाम तो आपने दे दिया, एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद बारी आती है एडमिशन की। ठीक, एडमिशन जो प्रोसेस होती है ना, यहाँ पे जो एडमिशन आपका होता है वो एक काउंसलिंग के माध्यम से होता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आ गया आप किसी भी कॉलेज में अपना मार्क्स लेके चले गए कि सर एडमिशन दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। काउंसलिंग एक प्रॉपर तरीके से कराई जाती है और वो काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो काउंसलिंग ही डिसाइड करेगी कि आपके मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो कौन सी कॉलेज मिल पाएगी, सब कुछ उस काउंसलिंग के द्वारा डिसाइड होता है। ठीक है, तो आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके रिजल्ट तो अच्छा लेकर आ गए आप नीट में, लेकिन अगर आप काउंसलिंग को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कीजिएगा ना, तो जितना आपने एफर्ट लगाया है नीट में, जितना आपने अच्छा स्कोर किया है, अगर उस स्कोर के अकॉर्डिंग एक अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाई आपको, तो फिर आपका उतना एफर्ट लगाना, उतना मेहनत करना सब बेकार हो जाएगा। तो बच्चों, काउंसलिंग की जो प्रोसेस है ना, बहुत ही जरूरी है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीजें बताने वाला हूं कि काउंसलिंग होती कैसे है, ऑल इंडिया कोटा क्या होता है, स्टेट कोटा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे फिल करते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आपको कि जो आप सिक्योरिटी मनी जमा करते हो ना, वो सिक्योरिटी मनी जब आप जमा करते हो तो वो कौन सी कंडीशन में आपको रिटर्न मिल जाती है और कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी है आपको, ताकि आपकी सिक्योरिटी मनी जो है जब्त ना कर ली जाए। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, हर एक कॉलेज में किस प्रकार से काउंसलिंग होती है, सभी चीज़ों को मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और बच्चों, मैं दावा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया ना, तो इसके बाद काउंसलिंग को लेकर आपको एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है किसी दूसरे वीडियो पे। बच्चों, अगर आप आयुष के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं ना, खास करके BA-MS में, तो मैं आप सबको बता दूं कि यह जो चैनल आप देख रहे हैं द आयुर्वेदा, यह चैनल सिर्फ और सिर्फ आयुष के कोर्सेज के लिए ही बनाई गई है। आप जाके देख सकते हैं इस चैनल पे पिछले 4 सालों से हम काउंसलिंग करा रहे हैं और सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है काउंसलिंग के समय। ठीक है, तो आने वाले काउंसलिंग के समय में आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे कि कौन सी कॉलेजेस को अफिलिएशन आई, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए सही रहेगा, कहाँ पे कम फीस में कॉलेजेस अवेलेबल है, कहाँ पे अच्छी फैकल्टी मिल रही है आपको। तो ये सारी वीडियोस जो है बैक टू बैक आने वाली है अभी काउंसलिंग के समय में। तो मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लिया है। अब बढ़ते हैं काउंसलिंग की ओर। ठीक है, तो बच्चों, सबसे पहले तो आपने नीट का एग्जाम दिया। ठीक है, नीट के एग्जाम देने के बाद आ गया रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद बारी आती है एडमिशन की। ठीक है, कि एडमिशन जो है किस प्रकार से होगा, और एडमिशन होता है काउंसलिंग के थ्रू। जब उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं आप, उस काउंसलिंग को फॉर्म को फिल करते हैं, तब आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग एक बढ़िया कॉलेज मिलता है और उस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, तब जाके आप बनते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो काउंसलिंग किस लिए कराई जाती है, समझ में आ गया ना, ताकि आपके मार्क्स पे जो कॉलेजेस मिल सकती है आप उस कॉलेज में सही तरीके से एडमिशन ले पाए। अब चूंकि हम आयुष की कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आयुष के अंदर कौन कौन सी कोर्सेज आती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आयुष जो है ना, ये AYUSH, इसी का शॉर्ट फॉर्म है ये आयुष। आयुष का फुल फॉर्म जो है ना, ये हो गया A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा और H फॉर होम्योपैथी। तो ये आयुष के अंदर आने वाली 5 कोर्सेस हैं। लेकिन इसमें एक कोर्स ऐसा है जिसमें अभी भी नीट कंपलसरी नहीं है, विदाउट नीट भी उसमें एडमिशन होता है, मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, या फिर कोई कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है अपने एंट्रेंस लेके उसकी एडमिशन कराती है, वो है योगा एंड नेचुरोपैथी। ठीक है, तो जितनी भी आयुष की कॉलेजेस है ना, उनकी काउंसलिंग जो है वो आयुष काउंसलिंग के थ्रू होता है, बाकी जो है योगा को छोड़ के, ठीक है, योगा एंड नेचुरोपैथी को छोड़ के होता है। बच्चों, किसी भी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है, हर कॉलेज में 2 कोटा की सीट रखी जाती है। ठीक है, स्टेट कोटा होती है और ऑल इंडिया कोटा होती है। ऑल इंडिया कोटा जो है किसी भी कॉलेज की 15% सीट होती है। ठीक, और स्टेट कोटा जो है वो 85% सीट होती है। मान लीजिए कि किसी कॉलेज में, मैं बता दूं आपको कि किसी कॉलेज में 100 सीट है। ठीक, उस 100 सीट में जो 15% सीट होगी ना, यानी कि 15 सीट जो होंगी वो ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए होंगी। ऑल इंडिया कोटा मतलब पूरे भारत के बच्चों के लिए रिजर्व की जाती है। अगर आप
किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि आपके स्टेट का नहीं है वो कॉलेज, ठीक है, तो आप उस कॉलेज के 15% सीट पे फाइट करेंगे, ठीक। और जो बाकी जो सीट बच गया 85%, क्योंकि 100 में 15 तो हो गया ऑल इंडिया कोटा का, जो 85% सीट बच गया ना वो हो गया आपका स्टेट कोटा का सीट, ठीक है। यानी कि जिस राज्य में वो कॉलेज स्थित है उस राज्य के बच्चों के लिए 85% सीट रिजर्व रहती है और 15% सीट 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए रहती है। तो अगर आप किसी और स्टेट के कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करेंगे। अब ये ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कैसे होती है, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया कि काउंसलिंग कितना इंपॉर्टेंट है। अब काउंसलिंग में क्या होता है, कैसे होता है काउंसलिंग, उसकी बात करेंगे। मान लीजिए जो गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में 100 सीट है, 100 की जो 15% है वो ऑल इंडिया कोटा की है, पूरे भारत के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो उस ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी सीट होती है ना, यानी कि 15%, उसकी काउंसलिंग कराती है AACCC, ठीक है। AACCC एक वेबसाइट है, एक बॉडी है जो काउंसलिंग प्रोवाइड करती है, जो काउंसलिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है। जब आप काउंसलिंग करेंगे ना गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, आयुष कोर्सेज के लिए, तो आपको AACCC की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक। अब ये AACCC तो 15% की करा देती है, बाकी जो 85% रह गया उसका क्या भैया, तो 85% सीट जो रह गया, चूंकि वो स्टेट के बच्चों के लिए, तो उसकी जो काउंसलिंग होती है ना वो उस स्टेट गवर्नमेंट ही कराती है, ठीक है। यानी कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार की गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट करने के लिए किसी अदर स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर AACCC में भी पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बिहार के लिए आप जो है डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बिहार से हैं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, सभी स्टेट की सेम रूल होता है, ठीक है, कि अगर आप बिहार से हैं लेकिन अगर आप यूपी के कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, ठीक, तो आप 15% सीट पे ही तो पार्टिसिपेट करेंगे ना जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए है, तो आपको उसके लिए AACCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की जो ऑल इंडिया की कोटा की सीट होती है वो AACCC कंडक्ट कराती है, और जो स्टेट कोटा की सीट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट ही कराती है, उसके लिए अलग वेबसाइट होता है, सारी सिस्टम अलग होती है, ठीक। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट कॉलेज की बात। प्राइवेट कॉलेज की बात कर लें तो सेम वही रूल है, किसी भी कॉलेज में अगर 100 सीटें हैं तो 15% सीट किसके लिए हो गई, 15% सीट हो गई आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए, और 85% सीट किसके लिए हो गई, स्टेट कोटा के लिए, ठीक। लेकिन इसकी जो 15% सीट की काउंसलिंग होती है और 85 की काउंसलिंग होती है, ये दोनों सेम काउंसलिंग में होती है, यानी कि स्टेट काउंसलिंग में ही ये पार्टिसिपेट करती है। इसके लिए आपको अलग से वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा। एग्जांपल देके बता दूं मैं, समझ में आ जाएगा आप सबको। मान लीजिए आप पंजाब के कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ठीक है, अब प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको करना क्या होगा, पंजाब स्टेट जो अपनी काउंसलिंग कराएगी ना, पंजाब गवर्नमेंट जो काउंसलिंग कराएगी अपनी, आपको उसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन आपकी जो फाइट होगी ना वो सिर्फ जो है इस 15% सीट पे फाइट होगी, ना कि 85 पे, क्योंकि 85 तो रिजर्व है पंजाब के बच्चों के लिए, स्टेट कोटा की भी तो सीट है उसमें, तो 85 तो रिजर्व है उनके लिए। 15% पे आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तो समझ में आ गई आपको कि कौन सी कोटा में आप पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग के लिए नीट के रिजल्ट के बाद, ठीक है। अगर आप अपने स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपकी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने स्टेट में ही पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप अपने स्टेट के साथ साथ दूसरे स्टेट में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो आप कैसे करेंगे, आप AACCC की काउंसलिंग से करेंगे। अपने स्टेट में कैसे करेंगे, स्टेट कोटा की काउंसलिंग से करेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आपका जो है AACCC के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग कैसे होती है वो भी जानना बहुत जरूरी है। प्राइवेट के बारे में भी मैं बताऊंगा। और मैं आप सबको बता दूं कि ये जो चैनल देख रहे हैं ना आप, दी आयुर्वेदा, आप इस पे जाके देखिए, आपको हर एक स्टेट की डिटेल्स मिलेगी इस चैनल पे। हर एक स्टेट की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। जो 2024 की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको एवरी स्टेट, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमने सारे स्टेट कवर कर रखे हैं। कौन सी स्टेट में कौन सी अच्छी कॉलेजेस है, कम फीस में कौन सी कॉलेजेस मिल रही है, सारी चीजें मिलेंगी आपको बैक टू बैक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मिस ना हो जाए आपसे। अब हम देख लेते हैं कि AACCC में हमने बात किया कि ये जो है काउंसलिंग कराती है 15% सीटों की, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की।
तो ये और क्या करती है, इसके अंडर कोई और भी कॉलेजेस आते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, बहुत सी कॉलेजेस आती हैं। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट है, उनकी 100% सीट। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी? जैसे BHU हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट जैसे NIA जयपुर हो गया, आयुर्वेद के लिए तो वरदान है NIA जयपुर, ठीक है। तो वैसी जो कॉलेजेस है ना, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती है, वो जो है आपको उनकी 100% जो सीट होती है वो उनकी काउंसलिंग AA से ही कराती है। यानी कि अगर आप BHU में जाना चाहते हैं, अगर आप NIA की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको राजस्थान की काउंसलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको AA में ही आना पड़ेगा। और क्या काउंसलिंग कराती है AA? जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनकी 100% सीट की काउंसलिंग AA ही कराती है। यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी देखिए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता है और उनकी जितनी भी सीट होती है, मान लीजिए आपके स्टेट में ऐसा नहीं है कि कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी है तो 85% आपके लिए रिजर्व रहेगा, नहीं, डीम्ड यूनिवर्सिटी का अलग ही हिसाब है। इनकी 100% सीट जो होती है वो पूरे भारत के बच्चों के लिए होती है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जो पूरे भारत के लिए होता है उसकी काउंसलिंग कौन कराता है? AA, ठीक। और क्या करते हैं ये? तो ये ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट, जैसा हम लोग पहले बात करते आए हैं अभी तक कि 15% सीट गवर्नमेंट कॉलेज का AA ही कराती है। तो ये 3 चीजें मैंने बताई AA के बारे में, ठीक। अब बात ये रह गई कि AA तो समझ में आ गया कि हमें दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो AA में जाना पड़ेगा, हमें नेशनल या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हमें AA में जाना पड़ेगा, हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा तो हमें AA में जाना होगा। लेकिन AA की फीस क्या रहेगी, कैसे काउंसलिंग करेंगे इसमें, वो भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, कि AA जो है आपको कैसे करना है। देखिए, एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं पहले, कि जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे ना AA की वेबसाइट पे जाके, तो जनरल कैटेगरी, ठीक है, EWS और OBC, इनके लिए जो काउंसलिंग की फीस डिसाइड की गई है वो 1000 रुपीज़ और SC ST के लिए जो है 500 रुपीज़। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज है ये, ठीक। उसके बाद जो सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी की बात कर लेता हूँ कि अगर, हाँ एक चीज़ और, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप AA में ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर लेना चाहते हैं ना आप एडमिशन, तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 5000 रुपीज़ एप्लीकेशन फॉर्म पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की हो गई और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हो गया सिर्फ। अगर आप इतना पे करते हैं 1000 और 500, तो आप चॉइस फिल में डीम्ड यूनिवर्सिटी को नहीं ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो आपको 5000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। अब बात करें सिक्योरिटी मनी की, तो अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं AA की काउंसलिंग में, तो आपको पे करना होगा 10,000 रुपीज़। ये सभी कैटेगरी के लिए है, ठीक है, ऑल कैटेगरीज, कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं है, ठीक। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट भी फील करूं, अगर गवर्नमेंट ना मिले तो मुझे डीम्ड भी चलेगा, ठीक, तो आपको 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी मनी पे करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें गवर्नमेंट भी करना है, डीम्ड भी करना है, तो क्या ये अलग अलग पे करना होगा? बिल्कुल नहीं। हाईएस्ट अमाउंट हो जा रहा है आपका 5000 रजिस्ट्रेशन चार्ज, ठीक है, और 50,000 सिक्योरिटी मनी। तो अगर आप 55,000 रुपीज़ पे करते हैं तो आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सबके लिए। अगर आप सिर्फ 10,000 और 1,000 पे करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब आप सबको मैं बता दूं कि ये जो सिक्योरिटी मनी पे करोगे ना आप, यह रिफंडेबल अमाउंट है। जी हाँ दोस्तों, यह रिटर्न मिल जाता है आपको काउंसलिंग के बाद। कैसे मिलेगा सब कुछ बताऊंगा आपको। कुछ कंडीशंस है इसकी कि काउंसलिंग में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है ताकि आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त ना कर ली जाए, ठीक है। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। अब हम लोग उसी मेन टॉपिक पे आएंगे कि राउंड कैसे होता है, राउंड 1 कैसे होता है, राउंड 2 कैसे होता है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड कैसे होता है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। ध्यान से वीडियो को समझिए। आपको काउंसलिंग की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए। अगर अभी भी काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, आप अपने क्वेश्चन को पूछिए, हम आपको आंसर देंगे। और दूसरी चीज कि अगर आप चाहते हैं कि ये काउंसलिंग के जो झेल झपेटे हैं इसमें हम ना पड़ें, हम किसी एक्सपर्ट के थ्रू अपनी काउंसलिंग करा ले, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग भी इनहेल करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं और आप हमारी टीम से बात करके अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग हमसे एक बेहतर चॉइस फिलिंग करा सकते हैं, हमसे बेहतर गाइडेंस ले सकते हैं।
ओके, तो हमने काउंसलिंग के बारे में देखा कुछ। अब हम देखते हैं कि काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है ना, ये कई चरणों में कंप्लीट होती है, कई बार राउंड में कंप्लीट होती है। कितने राउंड होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो AA CCC की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, टोटल जो है 4 राउंड होते हैं AA CCC के। ये 4 राउंड कौन कौन से होते हैं? राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और सबसे लास्ट वाला जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक। हम हर एक राउंड के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि राउंड 1 में क्या रहता है, राउंड 2 में किस प्रकार से काउंसलिंग होती है, राउंड 3 की क्या कंडीशन रहती है, किस राउंड में जो है आपको कॉलेज लेना चाहिए, किस राउंड में आपको अपग्रेड करना चाहिए, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। अब काउंसलिंग की प्रोसेस को हम शुरू करते हैं। अभी तक जो हमने बताया था वो इन्फॉर्मेशन था आपको कि काउंसलिंग में आपको कौन सी स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, किस कोटा के लिए पार्टिसिपेट करना है, ठीक। अब हम काउंसलिंग की प्रोसेस को शुरू करते हैं, ठीक। अब राउंड 1 से पहले क्या होता है कि एक डेट आती है कि भैया राउंड 1 की जो डेट होगी रजिस्ट्रेशन की वो क्या रहेगी, चॉइस फिलिंग की डेट क्या रहेगी। गवर्नमेंट की तरफ से AA CCC की वेबसाइट पे आपको डेट मिल जाती है, ठीक, कि हाँ इस डेट पे ये चीज़ें होंगी। डेट मिलने के बाद जो पार्टिकुलर डेट होता है रजिस्ट्रेशन का, आप उस डेट पे जो है रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं AA CCC की वेबसाइट पे जाके। उसके बाद आप फी पे कर देते हैं, जो फी मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पे गेम आता है काउंसलिंग का। चॉइस फिलिंग में क्या गेम आता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फी पे कर दिया। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेजेस कितने डालने हैं, कौन कौन सी कॉलेजेस डालने हैं, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ऐसे कॉलेज जो आपके लिए बेस्ट हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स बहुत अच्छा है और आपने जो टॉप कॉलेजेस जो आपको मिल सकता था, जानकारी के अभाव में, इंफॉर्मेशन नहीं था आपके पास, तो आपने कोई और कॉलेज डाल दिया और आपको अलॉट हो गया, ठीक। तो चॉइस फिलिंग को बहुत तरीके से करना है। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी कॉलेजेस में मुझे एडमिशन लेना चाहिए, कौन सी कॉलेजेस मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल सकती है, तो आप इसके लिए हमारी पेड काउंसलिंग इनहेल कर सकते हैं। और अगर आप पेड काउंसलिंग इनहेल नहीं करना चाहते हैं, आपका बजट नहीं है उतना, देन आप चैनल पे बने रहिए। हम आपको हर एक कॉलेज की कटअप और सारी चीजें बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। चॉइस फिलिंग करने के बाद जो क्या होगा, एक डेट रहेगा जिस पे आपको अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट यानी आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं, किस मार्क्स पे कौन से कॉलेज मिले हुए हैं, ठीक है। आप अलॉटमेंट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद एक रिपोर्टिंग टाइम होता है, ठीक। उस टाइम ड्यूरेशन पे जो रिपोर्टिंग टाइम का डेट होता है ना, 4 से 5 दिन का समय मिलता है आपको कि इस डेट पे रिपोर्टिंग करना है। तो आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होगा जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। तो इस प्रकार से एक राउंड की जो है प्रोसेस होती है। एवरी राउंड में ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, एवरी राउंड में ये प्रोसेस रिपीट होगी, ठीक है। तो राउंड, अब हम बात कर लेते हैं राउंड 1 की, ठीक। जैसे मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप की स्टेप क्या क्या रहते हैं। राउंड 1 की बात कर लेते हैं। तो अपने राउंड 1 की जितनी भी स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताई थी, रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, चॉइस फिलिंग, अलॉटमेंट, अब आ गया आपका। अब राउंड 1 का जो अलॉटमेंट आता है ना, तो अलॉटमेंट आने के बाद यहाँ पे 2 कंडीशन होता है, ठीक। क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं भैया? सबसे पहला तो ये कि आपको कोई कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ, ठीक, नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आप सेकेंड राउंड में ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगे। इसके लिए आपको जो है फिर से कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिर से जो है कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, सिक्योरिटी मनी नहीं पे करेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है? ये तो पहली कंडीशन हो गई अलॉट राउंड 1 के बाद। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको कॉलेज अलॉट तो हो गया भैया, ठीक। अलॉट हो गया तो क्या होता है, जब अलॉटेड हो गया तो 2 चीज़ें होती है कि या तो मुझे वो कॉलेज लेना है या फिर मैं सेकेंड राउंड के लिए मूव करना चाहता हूँ, अपग्रेड करना चाहता हूँ, ठीक। तो अलॉटेड हो गई तो 2 चीज़ें होती है, या तो आप जाके कॉलेज ज्वाइन कीजिए, दूसरा क्या होता है आप फ्री एग्जिट कर लीजिए यहाँ से। उस कॉलेज से मतलब ही नहीं, आपको पसंद नहीं है, आप छोड़ दिया आपने, तो आप फ्री एग्जिट कर देंगे तो क्या होगा, फ्री एग्जिट मतलब क्या होगा कि राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हुआ है आप उस कॉलेज में नहीं लेना चाहते, आप उस कॉलेज को छोड़ देना चाहते हैं, कोई बात नहीं, फ्री एग्जिट कर दीजिएगा आप, तो आप सेकेंड राउंड में मूव कर जाइएगा, ठीक। जब आप सेकेंड राउंड में मूव कर गए, काम खत्म, अब सेकेंड राउंड में आपका काम शुरू। लेकिन जिन्होंने ज्वाइन किया है, अब इनके सामने 2 कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो दोनों? कंडीशन इनके सामने ये है कि ज्वाइन तो कर लिया इन्होंने, लेकिन मन में अभी भी एक डाउट है इनके। क्या डाउट है कि भैया कहीं हमें इससे बेहतर कॉलेज मिल सकता है सेकेंड राउंड में। तो इन्होंने ज्वाइन करने के बाद भी जो क्या है, अपग्रेड कर दिया कॉलेज को, अपग्रेडेशन फॉर्म भर दिया, अपग्रेड करना चाहते हैं ये, ठीक है, कि हम
ज्वाइन तो कर लिया, हमारी सीट कंफर्म हो गई यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम सेकेंड राउंड में ट्राई करेंगे, अगर हमको इससे बेहतर कुछ ऑप्शन मिलता है तो हम उसमें चले जाएंगे आपको छोड़ के, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, ज्वाइन करने के बाद सेटिस्फाइड है कॉलेज से, ज्वाइन कर लिया इन्होंने, सेटिस्फाइड है टोटली, अब ये काउंसलिंग इनकी कंप्लीट हो गई, ये काउंसलिंग से आउट हो गए, ठीक। तो राउंड 1 में जो है ना, ये टोटल जो है आपका प्रोसीजर रहेगा। अब राउंड 2 की हम बात करेंगे, ठीक। राउंड 2 में क्या होता है, सबसे पहले कि राउंड 2 में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा। राउंड 2 में सबसे पहले पार्टिसिपेट कौन करेगा, जिनको राउंड 1 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, ठीक है, नॉट अलॉटेड, ठीक। दूसरा कौन पार्टिसिपेट करेगा, जिनको अलॉट हुआ था बट वो इंटरेस्टेड नहीं थे उस कॉलेज में, यानी कि जो बच्चे फ्री एग्जिट किए हुए थे वो अब आएंगे, ठीक है। तीसरे बच्चे कौन से एलिजिबल होंगे, मतलब कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है, जिन्होंने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था एक बार भी, वो भी तो पार्टिसिपेट करेंगे। वो सोए रहते हैं, उनको काउंसलिंग का पता ही नहीं चलता कि काउंसलिंग कब शुरू हो गई। फर्स्ट राउंड निकल गया, फिर वो डायरेक्ट सेकेंड राउंड में आते हैं पार्टिसिपेट करने। तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है मिस ना हो, कब काउंसलिंग शुरू हो रही है, कब चॉइस फिलिंग हो रही है, सारी चीज़ें जो है आपको लाइव अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो आप इस चैनल दी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद कौन करेगा इसमें एलिजिबल, कौन होगा, अपग्रेड जिन्होंने किया था फर्स्ट राउंड में, जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया था लेकिन अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा था। तो ये 4 तरह के जो स्टूडेंट होंगे ना, वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। अब जिनकी रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुकी है, उनको रजिस्ट्रेशन करने की तो जरूरत है नहीं, सिक्योरिटी मनी भी पे नहीं करनी है। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, एकदम जो नए बच्चे आए हुए हैं, जो राउंड 1 में थे ही नहीं, सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन करेंगे और सिक्योरिटी मनी पे करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या होगा, चलो आपने जो है पार्टिसिपेट भी कर लिया, आपने जो है सब कुछ कंप्लीट कर लिया प्रोसेस। अब बारी आती है राउंड 2 के रिजल्ट के बारे में, ठीक। राउंड 2 का रिजल्ट आ गया। सबसे पहला कौन बच्चे होंगे, जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये इजिली मूव कर गए राउंड 3 में आपका, ठीक। ये इजिली राउंड 3 में मूव कर गए। अब कंडीशन क्या आती है, कॉलेज जिनको अलॉट हो चुका है। अब इनके सामने 2 कंडीशंस होती हैं। वो क्या कंडीशन होती है कि भैया हमने कॉलेज जाके ज्वाइन कर लिया और हमारी काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, तो ऐसे कंडीशन में इनका काउंसलिंग डन हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि भैया कॉलेज तो मिला हमें, ठीक, लेकिन हमें कॉलेज पसंद नहीं आया, ठीक। यानी कि हम या तो अपग्रेड कर सकते हैं, या तो हम अपग्रेड करना चाहते हैं, फ्री एग्जिट करना चाहते हैं, कर लो भैया। तो ये फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं, या फिर ज्वाइनिंग करने के बाद जो है ये अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, बहुत जरूरी बात, कि ये जो मैंने चीजें बताई ना कि फ्री एग्जिट या ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, ये किन के लिए था, ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, कोई अपग्रेडेशन नहीं किया था उन्होंने, ठीक है, या फिर फ्री एग्जिट नहीं किया था उन्होंने। क्योंकि अगर आप राउंड 1 में कोई सीट रिजर्व करके रख चुके हो किसी कॉलेज में और राउंड 2 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक, और आप उस कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग नहीं किया आपने, तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट कर लिया जाएगा, यानी जब्त कर लिया जाएगा, आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको वो कॉलेज जाके लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप फ्री एग्जिट करते हैं, अगर वो भी कॉलेज नहीं लेते हैं, तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था, जो कि सेफ था, आपके पास था वो सीट, अब वो भी आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं राउंड 3 की, कि राउंड 3 में क्या होता। राउंड 3 के लिए एलिजिबल कौन से होंगे, मैं बता देता हूं आपको। पहली बात कि न्यू रजिस्ट्रेशन इसमें रहेगा। जी हां दोस्तों, जो बच्चे अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए थे राउंड 1 में, राउंड 2 में, वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी चीज क्या होगी इसमें कि राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ जो है, जो बच्चों को सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ वो भी रहेंगे इसमें, ठीक। और तीसरी चीज कि जिन्होंने सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था और कॉलेज अलॉट हो गया था, तो वो तो अपग्रेडेशन का फॉर्म भर सकते थे ना, तो जिन्होंने अपग्रेड किया था वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी थी राउंड 3 की। अब क्या होता है कंडीशन कि राउंड 3 में रिजल्ट तो आ गया, यहां भी कुछ कंडीशंस हैं कि जिनको कोई कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ अभी भी,
उनको क्या होगा, वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ऑटोमेटिकली मूव कर जाएंगे। ठीक है, अब जिनको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, ठीक है, कॉलेज अलॉटेड है, तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है कि भैया या तो कॉलेज जाके ज्वाइन कर लो, ठीक, या फिर एग्जिट मार दो काउंसलिंग से। यही दो ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिनको नहीं मिला वो स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे, यानी कि स्टे वैकेंसी राउंड में वही बच्चे जाएंगे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होता। यहाँ पे कोई भी कॉलेज मिलेगा आपको मस्ट जाके ज्वाइन करना पड़ेगा मॉपअप राउंड में। अदरवाइज अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया तो आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं करूं, आप स्टेट काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो राउंड 3 की जो चॉइस फिलिंग करनी है ना, आपको बहुत ही सोच समझ के करनी है कि कौन सी कॉलेजेस डाले ताकि आपको मिले ही मिले, और कॉलेजेस वही डाले जिसमें आपको एडमिशन लेना हो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई भी डाल देते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी की फी बहुत ज़्यादा होती है। अभी इंडिया में जैसे डॉक्टर DY पाटिल है पुणे में, उसकी 5 लाख 5.5 लाख तक साल की फी जा रही है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो। ठीक है, तो कॉलेजेस वही डाले। अदरवाइज आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी डाल दिया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आप जाके ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि आपके बजट में ही नहीं है वो। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, आप किसी भी स्टेट तक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, चॉइस फिलिंग बहुत तरीके से करें। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कमेंट्स में पूछिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इस पर कॉल कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भैया हमको पढ़ना ही नहीं है, इस चक्कर में हमारी सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगी अगर हमने थोड़ी बहुत भी मिस्टेक कर दी तो, ठीक है, अगर हमसे गलती हो गई, थर्ड राउंड में हमको कोई कॉलेज ऐसा अलॉट हो गया जो हमारे बजट में नहीं है, तो फिर हम इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं एक सेफ तरीका से, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हो आपके लिए, वैसी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, वैसे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग इनहेल कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं बात करूंगा आपसे, मेरी टीम बात करेगी आपसे। और मेरे टीम में जितने भी मेंबर्स हैं ना, वो सभी डॉक्टर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। हम पिछले 4 सालों से काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आप जो है हमारे द्वारा एक अच्छी गाइडेंस ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक बेहतर कॉलेज में एडमिशन मिल सके। बात करें अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, क्योंकि इसके बाद तो अब वही रह गया स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन बच्चे एलिजिबल रहते हैं? चूंकि न्यू रजिस्ट्रेशन तो होती ही नहीं है इसमें, वो थर्ड राउंड तक की थी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो कि राउंड 3 में जिनको कोई कॉलेज ही नहीं मिला था। क्योंकि राउंड 3 में जिनको कॉलेज मिला था, या तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया या फिर वो काउंसलिंग से बाहर हो गए, नहीं ज्वाइन किया तो, और पूरे भारत की काउंसलिंग से बाहर हो गया उस काउंसलिंग से। ठीक है, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको राउंड 3 के बाद आपने जो है स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको कोई कॉलेज मिलता है, तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि राउंड 3 के बाद आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी अच्छी कॉलेजेस होती है ना, जो अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करती है, उनकी सीट तो पहले ही फिल हो चुकी होती है राउंड 2 राउंड 3 तक। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में तो वही कॉलेजेस मिलती है जिनकी सीट फिल नहीं हो पाती है किसी कारण से, चाहे कट ऑफ की वजह से, चाहे फी की वजह से, या फिर जो भी कॉलेजेस मिलती है स्टे वैकेंसी राउंड में डीम्ड हो, अगर उसमें भी कोई स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज मिल रहा है तो उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा रहती है। प्यारे बच्चों देखो, नीट एक अलग चीज़ है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि नीट की प्रिपरेशन आपने किया बहुत अच्छे से, आपने एग्जाम बहुत अच्छे से दिया, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा स्कोर अर्न किया है, लेकिन उस स्कोर के मुताबिक जो कॉलेज आपको मिलना चाहिए, अगर वो ना मिले तो आप क्या फ़ायदा आपको इतना मेहनत करके नीट में। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि नीट एक अलग चीज़ हो गई, काउंसलिंग एक अलग चीज़ हो गई। काउंसलिंग को बड़े ही ध्यान से आप समझिए, चीज़ों को समझ के काउंसलिंग कीजिए। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।